मैं करीना चरण और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ और केमिस्ट्री में मैं 12th केमिस्ट्री शुरू कर रही हूँ। वैसे 12th केमिस्ट्री कह देने से हमारी केमिस्ट्री पूरी तो होने वाली है नहीं। 12th केमिस्ट्री को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाली हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का सबसे पहला चैप्टर है 10वां चैप्टर, जिसका नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेलोजन और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजन क्या होता है। हेलोजन हम 11th क्लास में पूरा ढंग से पढ़ के आए हैं कि हेलोजन क्या होता है, क्योंकि पी ब्लॉक हमारे 11th क्लास में भी था। हेलोजन होता है, उसे एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये होते हैं हमारे आवर्त सारणी की वर्ग संख्या 17 के तत्व होते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं। वैसे एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका हम ज्यादा अध्ययन नहीं करते और इनको एक वर्ग में एक साथ रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ समानता दर्शाते हैं। ये एक अलग ही तत्व है जिसका नाम है एस्टेटिन और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और फ्लोरीन जो होता है वो, इसका परमाणु आकार हमारी पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा होता है और इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, इसलिए हम इसका कम ही अध्ययन करते हैं। तो हमें हेलोजन के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को काम में लेना है और इस पार्ट में भी हम इन्हीं चार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है बनाना, मतलब हेलोजन से हम बनाएंगे कुछ यौगिक, कुछ तत्व और कुछ अनेक यौगिक। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे इस पार्ट में हमें अगर पता ही नहीं होगा कि इस पार्ट में है क्या, तो हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस पार्ट में है क्या क्या। तो अगर हम इस पार्ट को 12th आरबीएससी की केमिस्ट्री की बुक खोल के देखते हैं तो हमें बहुत सारे पेज मिलते हैं। बहुत सारे पेज है तो देखने में से लगता है कि याद कैसे होगा, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज याद करें तो हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें है क्या। सबसे पहले है हमारा एल्किल हैलाइड, जिसे हम RX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि R का मतलब क्या होता है। देखिए, R का मतलब होता है एल्केन। इसे हम बोल सकते हैं कार्बन श्रृंखला। अगर कोई हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, जिसका सामान्य सूत्र हम RX भी बोल सकते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1X। ये है हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र। अब इस पार्ट में हमें इसको पूरे विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद में आता है हेलोएरिन, जिसे हम हेलो बेंजीन भी बोलते हैं। मतलब यदि कोई हेलोजन किसी एलोफेटिक वलय के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं हेलोएरिन। हेलोएरिन को भी हमें इस पार्ट में पूरा विस्तार से पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक आता है वो है डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न और टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। वैसे जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न होता है उसका मतलब होता है कि किसी एलोफेटिक वलय के साथ दो हेलोजन जुड़े हुए होंगे, और ट्राई का मतलब होता है कि किसी कार्बन वलय से 3 हेलोजन जुड़े हुए होंगे, और टेट्रा का मतलब होता है कि किसी कार्बन के साथ 4 हेलोजन जुड़े हुए होंगे। तो हमारा जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न होता है उसे हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि उसमें होता है जेम डाई हैलाइड होता है, बिस्निल डाई हैलाइड होता है और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता है, जो कि बहुत इजी है और हमें आगे पढ़ना है। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, मैं मानती हूँ ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न बहुत मोस्ट होता है। ऐसा नहीं, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में 3 हेलोजन जुड़े हुए होते हैं किसी कार्बन से। तो इसमें दो यौगिक आते हैं, एक होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक होता है आयोडोफॉर्म CHI3। अब क्लोरोफॉर्म, मैं इन दोनों में से क्लोरोफॉर्म को ज्यादा अच्छा मानती हूँ। अच्छी बात यह है क्लोरोफॉर्म की कि अगर हमें क्लोरोफॉर्म याद होगा तो हमें आयोडोफॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की सभी क्या पूरी रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है, तो हमें आयोडोफॉर्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये है हमारा टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न में ये 2 यौगिक आएंगे। अब हम बात करते हैं, ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में आएंगे, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न में हम बात करते हैं CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म की भी अधिकतर रिएक्शन बिल्कुल सेम ही होती है। तभी मैं चाहती हूँ कि अगर आप क्लोरोफॉर्म पूरा ढंग से याद करें तो आपको आयोडोफॉर्म और CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड को ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हमारे क्लोरोफॉर्म में, जो कि पूछी भी जा सकती है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी पैदा करती है, जो कि है रायमर-टिमान अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अगर हम फिनोल, ये पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई OH समूह किसी एल्केन या फिर एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्कोहल, जैसे कि ROH। और यदि कोई OH समूह किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है यानी कि किसी बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है
तो वो होता है हमारा फिनोल। ये हम सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक कंफ्यूजन के लिए आपको बता रही हूँ, ये है फिनोल। अगर आप फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे, यानी कि ये है हमारा टेट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो हमें क्षार की जरूरत होती है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। क्षार हम यहाँ पे KOH ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो हमें 3 KOH की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें क्षार के 3 अणु चाहिए और हमें उत्पाद के रूप में हमारा उत्पाद मिल जाता है, यानी कि फिनोल और उसकी मेटा स्थिति पे जुड़ा हुआ होता है CHO। ये है राइमटिमान फॉर्मिलीकरण। और यहाँ पे बनने वाला जो उत्पाद होता है उसका नाम होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। अब बात आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें क्या होता है, इसकी भी एक राइमटिमान अभिक्रिया होती है। अगर हम फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्षार के 4 अणु चाहिए और क्लोरोफॉर्म में 3 अणु चाहिए, तो हम क्षार के 4 अणुओं की क्रिया करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में, अब देखिए सेम है, बस यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। बात इतनी ध्यान रखनी, यहाँ पे 3 क्षार के अणु होंगे और यहाँ पे 4 होंगे। हमें उत्पाद के रूप में मिला सैलिसिलैल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि OH की मेटा स्थिति पे जुड़ेगा COH और ये होगी राइमटिमान कार्बोक्सिलीकरण। ये एक मेन डिफरेंस है CHCl3 यानी कि हमारे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जो कि ध्यान रखना और पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में आता है फ्रियोन। ये है हमारा चौथा टॉपिक। हमने पार्ट में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ये हमारा चौथा टॉपिक। इसमें कुछ नहीं है, बस हमें इसका नामकरण करना है XYZ से, जो हम आगे पढ़ लेंगे। हमारा जो 5वां टॉपिक आता है वो है DDT। DDT में भी हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसका नामकरण देखना है, जो कि 1,2 डाइक्लोर डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन, और एक होगा हमारा BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इन दोनों को बनाने की रिएक्शन याद करनी है और इन दोनों के कुछ उपयोग याद करने हैं और BHC का व्यापारिक नाम याद करना है। इसके अलावा इसमें हमें कुछ याद नहीं करना। आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं।